बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। FBR रिफॉर्म्स की मंजूरी। इक्तिसादी मुनाफे में सरमायाकारी के वादे मौसर अंदाज में पूरा करने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ का माशी इस्तेहकाम और अवाम की इक्तिसादी बहबूद के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। मच और कोलपुर में क्लीन अप ऑपरेशन मुकम्मल। 24 दहशतगर्द हलाक, 4 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। मरने वाले दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाहुद्दीन, अब्दुल वदूद और जीशान शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौसर जवाब, उनके बेलौस अज़्म का सबूत है ISPR। पाक फौज आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतालिका इलाकों में तीसरे हिसार के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेगी। अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। दूसरी जिम्मेदारी सिविल आर्म्ड फोर्सेज, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर की होगी। झूठे दावे करने वाले नहीं हैं। मोटरवेज, बिजली मंसूबे और CPEC मुल्क से हमारी मोहब्बत का सबूत हैं। अवाम ने मौका दिया तो खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। इंतकाम और तकसीम पर यकीन नहीं रखते। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी को शिकस्त देकर अवाम को खुशहाल बनाना चाहते हैं। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए माशी प्लान तैयार कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में खिताब। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की है। वोट अमानत है। अवाम सोच समझ कर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में खिताब। कानून और इंसाफ की अमलदारी ही मसाइल का हल है। माशी बेहतरी के लिए हमारे पास जामे मंसूबे हैं। अवाम बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दें। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। माशी बेहतरी, बेरोजगारी का खात्मा और सरमायाकारी का फरोग तरजीह है। कामयाबी के बाद मुल्तान और लोधरा को तरक्याती मंसूबों के हवाले से मॉडल अजला बनाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। निहत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल हमले। मजीद 112 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 27,131 हो गई। 66,287 अफराद जख्मी। हजारों लापता। जंग ज़दा इलाके में निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस अलकायदा की सरगर्मियों में इजाफा। गजनी, लघमान, परवान और उर्ज़गान सूबों में 8 नए तरबियती कैंप कायम। सलामती काउंसिल रिपोर्ट में TTP और अलकायदा के दरमियान रवाबित पर इजहार तशवीश। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम की इंतहा। बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारों के छापे, मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां मामूल बन गईं। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को सफाए हस्ती से मिटाने और उनकी जमीनें छीनने पर तुली हुई है। आलमी बिरादरी इलाके में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस ले। हुर्रियत क़यादत। ब्रसल्स में वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर और सलामती पॉलिसी के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात मजीद वसी और मजबूत करने पर इत्तेफाक।
وزیر خارجہ کی تیسرے یورپی یونین انڈو پیسفک وزارتی فورم میں بھی شرکت۔ اردو کے نامور نثر نگار انتظار حسین کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ افسانہ نگاری میں زندگی کی حقیقتوں کو کھل کر بیان کرنا ان کی وجہ شہرت تھی۔ انہیں ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز اور سب سے بڑے ادبی اعزاز کمال فن سے نوازا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹائی، مقابلوں کا آغاز کل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ حریف ٹیم گراس کورٹ پر مضبوط ہے، لیکن پاکستانی ٹیم کسی کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، عصام الحق۔ پاکستان سے مقابلہ سخت ہے، ہم مہمان نوازی سے بہت خوش ہیں، کوچ بھارتی ٹیم ذیشان علی۔ اور جنوبی کوریا میں سرمائی یوتھ اولمپک گیمز کا اختتام، ایونٹ میں 1800 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت۔ اٹلی 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست۔ Winter Youth Olympic Games and ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی کا نواں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نگراں وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ کمیٹی نے سہولت کاری کے حوالے سے جاری منصوبوں اور اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعین اہداف کے حصول میں نگران حکومت کے مثبت کردار کو سراہا۔ اجلاس میں معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور اس کی استعداد کار کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لانے کے لیے مختلف شعبوں میں اقدامات، افرادی قوت کی ترقی، مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور مقامی تنازعات کے حل کے لیے مؤثر طریقہ کار اور دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور سرمایہ کاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ اجلاس میں اسٹریٹجک کینالز ویژن 2030 اور FBR اصلاحات کی منظوری بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے ملک میں معاشی استحکام اور لوگوں کی معاشی اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، تمام وزارتوں اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے معاشی اہداف کے حصول میں نگران حکومت کی معاونت کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ منتخب حکومت ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی پالیسیوں کے تسلسل اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قائم کردہ معاشی اقدامات کی رفتار سے استفادہ کرے گی۔ بلوچستان کے علاقے مچھ اور کولپور کمپلیکسز پر دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا کر علاقے میں جاری کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق 29 اور 30 جنوری کی درمیانی رات دہشت گردوں نے مچھ اور کولپور کمپلیکسز پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی پر تعینات قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہادری سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ سینیٹائزیشن کلیئرنس آپریشنز کے دوران گزشتہ 3 دنوں میں 24 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں دہشت گردوں میں شہزاد بلوچ، عطا اللہ، صلاح الدین، عبد الودود اور ذیشان شامل ہیں۔ باقی دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ فائرنگ کے شبی تبادلے کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 افراد اور 2 شہری شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مؤثر جواب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے بے لوث عزم کا ثبوت ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کا حملہ۔ دہشت گردوں نے 29 جنوری کو پہلے سیکیورٹی فورسز پر حملے کی ناکام کوشش کی۔ ناکامی پر نہتے شہریوں، ہوٹل عملے اور ڈرائیورز کو یرغمال بنایا۔ نہتے مزدوریوں پر گولیاں چلائیں اور مقامی لوگوں کی املاک اور ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ پاک فوج اور FC بلوچستان نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے شہری اور مزدوروں کو دہشت گردوں کے چنگل سے بازیاب کرایا۔ میرا نام ہے واجد علی، میں ماشاء ہوٹل پہ کام کرتا تھا۔ ہمارا 7 بجے چھٹی ہو گیا تھا، ہم لوگ جا کے اوپر سو گئے تھے۔ پھر 8:30 بجے فائرنگ ہو رہا تھا، ہم لوگوں نے بولا ایسے ہوتے رہتے فائرنگ۔ پھر 9 بجے ہو کر 10 بندے 15 ہمارے کمرے کے اوپر آ گئے تھے دہشت گرد۔ پھر ہم لوگوں کو گولی مار دی، ایک میرے کزن کو۔ پھر ہم لوگوں نے بولا جا کے سیٹ کو بولو ہوٹل خالی کر دو۔
फिर हम लोग नीचे आके होटल सेठ को बोला होटल खाली कर दो। फिर उस लोगों ने बोला जाके मस्जिद में छुप जाओ, हम होटल को तबाह करेंगे। सेठ को बोला, हम सारे गए, 40-50 मजदूर थे, वो सारे मस्जिद में छुपे। एसपी आर्मी का शुक्र अदा करते हैं, हम लोगों को उस लोगों ने बचा लिया। ये हमला तो दहशतगर्दों ने किया है सर। 10 बंदे आए हमारे कमरे में, फिर हम लोगों को गोली लगी। तकरीबन 9 बजे गोली लगा उन्होंने, 5 बजे तक हम मस्जिद में था, जख्मी था, मस्जिद में पड़ा हुआ था। एम्बुलेंस वालों ने आया 5 बजे इधर हॉस्पिटल पहुंचे। फोर्स ने कार्रवाई किया, वो भी बेचारे, उस पर भी हमला हो गया, फेरों हो गया, हमारा भाई भी जख्मी हो गया। गाड़ी अभी तक मच में खड़ा है हमारा भाई का। पाक फौज आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत करेगी। पाक फौज मुतालिका इलाकों में तीसरे हिसार के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेगी। इंतखाबात के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। दूसरी जिम्मेदारी सिविल आर्म्ड फोर्सेज, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर पर आयद होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल की फराहमी के लिए ताउन करेगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेज बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। इंतखाबी सामान के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी सामान की वापस रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक मुंतकली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फराइज सर अंजाम देंगे, पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि हम महज दावों या वादों पर नहीं बल्कि अमली काम पर यकीन रखते हैं। अवाम ने मौका दिया तो खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। वो पार्टी सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हमरा फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। तफसील ताहिर जाफरी से। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, अवाम बरसरे रोजगार थे और हर तरफ मुआशी खुशहाली थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज वतन अजीज बहरानों से दोचार न होता। आगे पीछे मोटरवे बन रही थी और मेट्रो बस बन रही थी, ऑरेंज लाइन बन रही थी। और मैं अल्लाह के फज़ल करम से दावे से ये बात करता हूँ, दावे से, अगर हमारी हुकूमत को खत्म ना किया जाता में कोई ऐसा शख्स ना होता जो बेरोजगार होता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हम अवाम से झूठे दावे करने वाले नहीं बल्कि उनके ख्वाबों को ताबीर देने वाले हैं और आइंदा भी उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो कहें हम 50 लाख घर बनाएंगे और किसी एक को घर मिला। हम वो लोग नहीं हैं 1 करोड़ नौकरियों वाले और 1 बिलियन ट्री वाले। हम तो भाई खरी सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं अल्लाह के फजल करम से। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि फैसलाबाद में ठाठे मारता समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ ही अवाम के कायद हैं। अवाम 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट देकर मुल्क की तरक्की पर मोहर सब्त करेंगे। आज फैसलाबाद में ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मोहब्बत जज्बा उस शख्स के लिए है जो आपके सामने बैठा है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हमारी जमात इल्जामात और बद तहजीबी की सियासत की बजाय खिदमत की सियासत को तरजीह देती है। कारकर्दगी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती। मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? जलसे से राना सनाउल्लाह और दीगर मुकारिन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम 8 फरवरी को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराएं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इनकी जमात पूरे मुल्क से कामयाब होकर मरकज में हुकूमत बनाएगी। बार बार वजीर आजम का ख्वाब देखने वालों को नाकामी होगी। वो शिकारपुर में पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे शिराज अली डाहरी से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मदेजी, लखी, शिकारपुर और दूसरे इलाकों में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से रैली की क़यादत की। शिकारपुर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम की खिदमत की, हमारे पास मुल्क के मुआशी मसलों का हल और गुर्बत के खात्मे का हल भी मौजूद है। गुर्बत का मुकाबला करूंगा, बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, महंगाई का मुकाबला करूंगा। ये पाकिस्तान के अवाम के
पाकिस्तान के अवाम ऐसा हुकूमत चाहती है जो पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार दिलवा सकती है। पाकिस्तान के अवाम ऐसे हुकूमत चाहती है जो गुर्बत का मुकाबला कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है। जिस तरह हमने सिंध की खिदमत की है उसी तरह पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे। अवाम हमारा पूरे मुल्क से साथ दें। सूबा सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रही है। मैं वो वादा जो मैंने अपने सैलाब मुतासरीन के साथ किए, इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा पूरा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमने 10 नुकाती मंशूर पेश किया है जिसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। हम उसी विजन को आगे बढ़ाएंगे। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शिकारपुर। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम सियासी इख्तलाफ रखते हैं मगर किसी से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन अगर कोई बैरूनी एजेंडा हमारे मुल्क और इसकी बुनियादों को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उनकी भरपूर मुखालिफत और उनका रास्ता रोकेंगे। टांक में इंतखाबी जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम सियासत जरूर करते हैं ताहम हमारा मुकाबला नजरियात की बुनियाद पर होता है। उन्होंने कहा कि वोट एक अमानत है। 8 फरवरी को अवाम ने हक और सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि उनकी जमात वाहिद जमात है जिसके नुमाइंदों पर बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं। जमात इस्लामी की क़यादत अवाम की तरक्की और खुशहाली पर यकीन रखती है। गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। कानून और इंसाफ की अमलदारी ही मसाइल का हल है। माशी बेहतरी के लिए जमात इस्लामी के माहिरीन के पास जामे मंसूबे हैं। अवाम बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का NA 149 में हाजी फयाज बलोच की रिहाइशगाह पर वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी जमात अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि कामयाबी के बाद वो मुल्तान और लोधरा को तरक्याती मंसूबों से मॉडल अजला बनाएंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी, बेरोजगारी का खात्मा और सरमायाकारी का फरोग हमारे तरजीही कामों में से होंगे। जहांगीर तरीन ने फयाज खान बलोच की पार्टी में शमूलियत, पाकिस्तान बलोच काउंसिल और किसान इत्तेहाद की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की सपोर्ट पर उनका शुक्रिया अदा किया। और सिंध भर में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों की भरपूर अंदाज में मुहिम जारी है। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नौशेरा फेरोज में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि 8 फरवरी का दिन पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के 10 नुकाती प्रोग्राम से अवाम को फायदा होगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा मोहम्मद अबू बकर ने कहा कि MQM एक जमहूरी जमात है जिससे अवाम का एतमाद हासिल है। कोरंगी से PS 91 की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार हम्माद हुसैन MQM के उम्मीदवार की हिमायत में दस्तबरदार हो गए। PS 101 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैयद कुतुब ने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान कहा कि जमात इस्लामी अवाम का दर्द रखने वाली अवामी नुमाइंदा जमात है। इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान सूबाई वजीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान सूबे में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस के 1,15,030 एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को हैदराबाद में बिलावल भुट्टो तारीखी जलसा करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी PS 119 और JUNI NA 245 के उम्मीदवारों की जानिब से कराची में इंतखाबी मुहिम रैली निकाली गई जिसमें दोनों जमातों के जिलाई और सूबाई अरकान ने शिरकत की। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में खेल को कलीदी अहमियत हासिल है। खेल सलाहियतों को निखारने के साथ साथ पेशावराना उमूर की अंजामदही में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वो स्कूलों में प्राइम मिनिस्टर्स माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील शाहरुख शफी से।
प्राइम मिनिस्टर्स माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का मकसद बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारना है। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमें इनकी नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो देनी है। उन्होंने बैनुल-सूबाई राब्तों और वफाकी तालीम व खुसूसी तरबियत की वजारत की तरफ से माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को अहसन इकदाम करार देते हुए कहा कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को निखारने में खेल अहम किरदार अदा करते हैं। Cognitive activity, critical thinking, future generation, children, these little angels, this is where the fate and the destiny of not just Pakistan but entire globe lies. Sports actually leads people to discipline their mind to be good doctors, to be good scientists, to be good engineers, and we will promote it, we will do advocacy for it, and every school in this country should have access to such sports. वज़ीर आज़म ने 3 बार ब्रिटिश चेस चैंपियन रहने वाले मरहूम सुल्तान खान की खिदमत के एतराफ़ में इन्हें बादस वफ़ात ग्रैंड मास्टर टाइटल देने के एजाज़ पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-सूबाई राब्तों के निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने कहा कि खेलों का फ़रोग़ सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ मंसूबों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर्स माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का आगाज़ इस्लामाबाद के 100 सरकारी स्कूलों में किया गया है, जिसका दायरा कार मुल्क भर के 10,000 स्कूलों तक फैलाया जाएगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के सदर ने कहा, खेल बच्चों की नशोनुमा पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान सकाफती और तारीखी एतबार से चेस के खेल से जुड़ा है। उन्होंने हुकूमती इक़दामात को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से मरहूम सुल्तान खान के लिए ग्रैंड मास्टर टाइटल का अवार्ड वसूल किया। एशियन चेस फेडरेशन के सदर, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की MD और पाकिस्तान चेस फेडरेशन के सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से बैनुल-अक़वामी शतरंज फेडरेशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि शतरंज के खेल को मुकामी सतह पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए शतरंज के मुकाबलों का इनेकाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल के ज़हनी और तालीमी फ़वाइद को तालीमी निज़ाम में शामिल किया जाना चाहिए। वफ़द ने सदर ममलिकत को दुनिया में खेल के फ़रोग़ में बैनुल-अक़वामी शतरंज फेडरेशन के किरदार के बारे में आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ब्रसल्स में 3रे यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका खुशहाली, इक़्तिसादी लचक और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुनक़िदा मुबाहसे में भी शिरकत की। जलील अब्बास जिलानी ने आलमी शराकतदारी के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए करीबी ताउन और कसीरुल जहती आलमी शराकतदारी पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी डिजिटल ताउन की तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के तरीक़ाकार पर भी इजहार ख्याल किया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के ख़ारिजा उमूर और सलामती पॉलिसी के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात के दौरान तनाज़ात को हल करने में सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान 2019 के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा है कि हुकूमत ने मखसूस सियासी जमात की जानिब से सहाफ़ी गलीदा फारूकी को सोशल मीडिया पर हरासा करने की मुहिम पर तशवीश का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लोगों के घरों के पताजात और प्राइवेट फ़ोन नंबर्स लीक करना तशद्दुद और हरासा करने के मुतरादिफ है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिम और इनके सहूलतकार कानून के मुताबिक सज़ा से बच नहीं सकेंगे। कौमी सियासत में शहर लाहौर को खुसूसी अहमियत हासिल है, जिससे वाबस्ता सितारे हमेशा सियासी उफ़क़ पर पूरी आबो ताब से चमकते रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान अपने इस रिपोर्ट में। लाहौर की तारीखी और सकाफती अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन सियासी लिहाज से भी इस शहर बाकमाल को नुमाया मकाम हासिल है। लाहौर वो शहर है जहां 1970 से लेकर अब तक 6 वज़राए आज़म इंतखाब लड़ चुके हैं और इस मरतबा भी इस शहर से 2 साबिक वज़राए आज़म आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी इस शहर में डाली गई। 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दीगर हलकों के अलावा लाहौर से भी इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वालिद की तरह अपने पहले
इंतखाब के लिए लाहौर शहर को चुना और वो यहाँ से कामयाब भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने लाहौर की नशिस्त को छोड़ दिया। अब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में कौमी असेंबली के हल्का NA 127 से उम्मीदवार हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके भाई साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी कौमी और सूबाई असेंबली के हल्कों के लिए मैदान में हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और निगरान वजीर आजम मलिक मिराज खालिद का ताल्लुक भी लाहौर के नवाही इलाके से था। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक भी लाहौर से हैं। लाहौर से इंतखाब लड़ने वाले 2 साबिक गवर्नर भी इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें मियां अजहर और सरदार लतीफ खान खोसा भी शामिल हैं। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद का आबाई सूबा खैबर पख्तूनख्वा था, लेकिन उन्होंने 1993 का इंतखाब लाहौर के सरहदी इलाके से लड़ा। कौमी सियासत में पंजाब अगर चेहरा है तो लाहौर उसका दिल। कई कदावर सियासी शख्सियात ने लाहौर से इंतखाब लड़ा और कौमी सतह पर कई अहम आईनी ओहदों पर फाइज रहे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के साबिक वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा है कि आम इंतखाबात में NA 43 और PK के हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमीयत उलमाए इस्लाम को सपोर्ट कर रही है। हमारी जमात इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान असद महमूद ने कहा कि हमने हमेशा आवाम को यकजा करने की कोशिश की है। अवाम JUI फे को वोट देकर मुल्की मसाइल हल करने में हमारा साथ दें। और एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस का 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म सुनाया गया। जेल में गुजरा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया और 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब पाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि PTI को एक जमहूरी जमात बनाया जाए जिसकी क़यादत नौजवानों की ज़बान पर गाली और हाथ में डंडा ना दे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक की कोशिश की। पार्टी में कब्जा ग्रुप की जानिब से जमात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाब के नाम पर धोखा हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं कि दूसरों को चोर कहने वाले आज खुद चोर साबित हो रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर करें जो मुल्क में एनार्की फैलाते हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि बतौर गवाह मेरा बयान सच है। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह हुआ था। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने अदालत को बताया कि उन्हें इद्दत के बारे में गलत बताया गया। खावर मानिका का हंसता बसता घर तबाह किया गया। उनका कहना था कि झूठ पर अपनी जिंदगी का फैसला करने वाले कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में सीट एडजस्टमेंट करके बड़े दिल का मुजाहिरा किया है। अपने हल्के के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स यकजहती के साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हल्के से 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI ने नफरत का जो बीज बोया था वही काट रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि हमारी जमात ने कभी ऐसा मंशूर नहीं दिया जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। लाहौर में कौमी असेंबली के हल्का 127 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो दस्तरखान के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि अशराफिया की सब्सिडी का खात्मा करके अवाम पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमारा मिशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और हल्का NA 114 से उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की हमारा अज़्म और अवाम की खुशहाली हमारी मंजिल है। कौम रोशन मुस्तकबिल के लिए 8 फरवरी को मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दे। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मुल्क में खुशहाली हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में आई। लातादाद तरक्याती मंसूबे मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने नारोवाल में अपने हल्के NA 76 के निवाही इलाकों में अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कहा है कि अगर अवाम वोट देकर बेहतर नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो अच्छी हुकूमत आएगी जो मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कामयाबी की सूरत में नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। और नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला की खवातीन भी इंतखाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
तफसील सईद वजीर से। वोट डालना और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का जमहूरी हक है। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजलास से पहली बार खवातीन कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 16 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। शिमाली वजीरिस्तान के कौमी असम्बली के हल्का NA40 से आबिदा खातून और जुनूबी वजीरिस्तान से आयशा गुलेल वजीर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मेरा नाम आबदा है, मैं हल्का NA40 से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हूँ। मैं सिर्फ 4 नुकाती एजेंडा पर बात करूँगी, जो ये है अमन, तालीम, सेहत और हुकूक नस्वा। वजीरिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और सयाहत के लिए पुरकशिश मकामात और हसीन वादियाँ पेश करता है। ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि खातून यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पे अमन लाना मेरी सबसे बड़ी तरजीह है, क्योंकि अमन होगा तो लोगों की जिंदगी में सुकून आएगा और यहाँ पर सयाहत भी आएगी। और यहाँ पर नौजवान बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का मैंने उनसे वादा किया है इंशाल्लाह। कबायली अजलास से खवातीन के इंतखाबी अमल में फाल किरदार से इन इलाकों की खवातीन को न सिर्फ हौसला मिलेगा बल्कि इनके मसाइल भी उजागर और हल करने में मदद मिलेगी। मैं अपने इलाके की पहली खातून हूँ जो कि इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मेरी फैमिली ने मुझे फुली सपोर्ट किया है, हमारी खवातीन ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। उनके मसाइल को सामने लेकर आऊंगी। मैं एक खातून की हैसियत से मैं उनके मसाइल को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकती हूँ। कबायली इलाकों की खवातीन का इंतखाबी अमल में फाल किरदार जमहूरियत की मजबूती और अवाम का अपने मसाइल हल के लिए पार्लियामान पर इत्मीनान का मजर है। सईद वजीर, PTV न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली के हल्का 122 से उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का हर दौर तरक्की और फलाही मंसूबों से इबारत है। अवामी खिदमत का ये सफ़र आइंदा भी जारी रखेंगे। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में अगर नवाज शरीफ की हुकूमत पर शब खून न मारा जाता तो आज मुल्की हालात इस नहज पर ना होते। बाशऊर अवाम 8 फरवरी को तामीरी सियासत का इंतखाब करके तखरीबी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। खबरनामे में अब कुछ बात करेंगे इसराइली जारहियत की। नाज़रीन, गजा में इसराइली मज़ालिम को 4 माह मुकम्मल होने को हैं। सफाक से होनी अफवाज गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल बमबारी कर रही हैं। इसराइली हमलों की वजह से बेघर होने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी जंग में मजमूई तौर पर 27,131 अफराद शहीद हो गए। सेहूनी हमलों में अब तक 66,287 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि हज़ारों लापता हैं। इसराइली वज़ीर दिफा के महफूज जोन पर हमलों के बयान के बाद 19 लाख बेघर फ़लस्तीनियों पर नए हमलों के खतरात बढ़ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि काबिज़ फ़ौज के हमलों की वजह से रफ़ा क्रॉसिंग पर मायूसी के साए छाए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने खान यूनस में सेहूनी हमलों पर तशवीश का इजहार किया। जनूबी गजा की पट्टी में रफ़ा से ज़्यादा लोगों को नकले मकानी पर मजबूर किया है। तर्जुमान जेनिस लॉरेके ने कहा है कि हालिया हमलों के नतीजे में रफ़ा में पनाह लेने वाले बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। पनाह गुज़ीनों के हक़ दिफा के लिए कायम सुप्रीम कमेटी के सरबराह मोहम्मद आलियान का कहना है कि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के फंड्स मुअत्तल करने का फैसला फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस अलकायदा की सरगर्मियों में मुसलसल तौसी पर तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा ने अफगानिस्तान में एक फाल मौजूदगी बरकरार रखी हुई है और कई सूबों में तरबियती कैंप, मजहबी स्कूल और असलहा ज़ख़ीरा करने की सहूलियात कायम हैं। अलकायदा तालिबान की हुक्मरानी में होल्डिंग पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो गई है। सलामती काउंसिल ने इससे कबल अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी और उनकी सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के तकरीबन 10 साबिक अरकान के तालिबान के साथ तारीखी और करीबी ताल्लुकात हैं। अलकायदा ने गजनी, लुकमान, परवान और ज़ुगान सूबों में 8 नए तरबियती कैंप कायम किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक TTP और अलकायदा के दरमियान भी रवाबित पर तशवीश जाहिर की गई है। अलकायदा का एक तस्लीम शुदा रुकन हकीमुल मिस्री कुनड़ में तरबियती कैंपों और खुदकुशी की तरबियत का जिम्मेदार है, जो TTP को भी तरबियत फराहम करता रहा है। दहशतगर्द जमात जमीयत अंसारुल इस्लाम भी अलकायदा की हिमायत हासिल है। तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां कश्मीरियों की इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त होने के वाक़यात आम हैं। अंगाना चटर्जी ने 2012 में बांजीपुरा, बारामूला और ज़िला कोटोरा में 2700 इज्तिमाई खबरों की निशानदेही की। कश्मीर के 55 गाँवों में इज्तिमाई खबरों से 2943 लाशें बरामद हुई, जिनमें 80% की शनाख्त नहीं हो सकी।
एसोसिएशन ऑफ पेरेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन के मुताबिक 1989 से 800 कश्मीरी लापता हैं। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय सरकार को इज्तिमाई कब्रों और नाकाबिल शिनाख्त लाशों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कश्मीर ह्यूमन राइट्स वॉच ने 4 अजला में 2730 लाशों की इज्तिमाई कब्रों का सुराग लगाया। सितंबर 2006 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत इन इल्जामात की तहकीकात से मुसलसल फरार है। जुलाई 2008 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों की करारदाद पास की। करारदाद में भारतीय हुकूमत से इज्तिमाई कब्रों की आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने तशद्दुद की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे को 1993 से पाबंदी लगाई हुई है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 76 बरस से कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। 1947 से अब तक 2.5 लाख, जबकि 1989 से अब तक 96,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन शहादतों के नतीजे में 23,000 कश्मीरी खवातीन बेवा और 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। 1990 में हिंदवाड़ा, तिनिजपुरा और जकूरा, 1993 में सोपुर, लाल चौक और बीजबहारा, जबकि 1994 में कुपवाड़ा में कत्लेआम के जरिए हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय फौज कश्मीर में 11,000 से ज़ायद खवातीन के साथ ज्यादती, जबकि 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल कर चुकी है। 6 जनवरी 1993 को सोपुर में 43 कश्मीरियों को शहीद, 300 दुकानों को नजर आतिश और 100 से ज़ायद घरों को मिसमार कर दिया गया। 27 जनवरी 1994 को कुपवाड़ा में 27 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 6 जुलाई 2016 को बुरहान वानी की शहादत के बाद 200 से ज़ायद लोगों को एहतजाज के दौरान शहीद कर दिया गया। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी के जरिए तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाना चाहता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और लोगों को हिरासा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों ने भारतीय फौज के हमरा श्रीनगर, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, कुश्तवाड़ और दीगर इलाकों में झूठे मुकदमात की आड़ में घरों पर छापे मारे और तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की पादाश में बेकसूर लोगों को शदीद हिरासा किया। भारत कश्मीरियों को गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में निशाना बनाने के लिए फौज और पुलिस के अलावा तहकीकाती एजेंसियों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अफसोस का इजहार किया कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। कश्मीरी 10 लाख से ज़ायद भारतीय फोर्सेज एहलकारों के मुसलसल मुहासरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके के अवाम को भारतीय मजालिम से बचाने के लिए मंजूर की गई करारदादों पर अमल दरामद करते हुए तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इक़दामात करे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल सिद्दीकी, मौलवी बशीर अहमद इरफानी, फरीदा बहन जी और दीगर ने श्रीनगर में अपने बयानात में हक़ खुदरादियत के हुसूल की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाना कश्मीर कॉज के लिए इसके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भरपूर इजहार है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स के जरिए कश्मीर कॉज की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए भी उतना ही अहम है जितना कश्मीरियों के लिए। गुज़श्ता 7 दहाइयों से हुकूमत पाकिस्तान और अवाम मजलूम कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखे हुए हैं। तफसील यासिर हुसैन से। मसला कश्मीर बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक इस तनाज़े को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, जुनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हुकूमत पाकिस्तान शुरू दिन से भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत के वहशियाना इक़दामात को दुनिया के सामने उजागर कर रही है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान भारत से कई जंगें लड़ चुका है और हर मौके पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय हटदर्मी के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर को अफहाम व तफहीम से हल करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की हमेशा से ये कोशिश है कि जो पोर्शन उनके पास रह गया कश्मीर का, उसके जो लोग हैं उन सब को वहाँ से हटाया जाए और उनकी जगह हिंदुओं को वहाँ पर बसाया जाए। हमने ना सिर्फ इस बात को उजागर करना है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जो जुल्म सितम वो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें उसका अदराक है। जो इंडिया चाहता है करना वो किसी हाल
ان کو مضمون قسم کے جو ارادے ہیں اس میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کو بھی تمام عالمی فورمز پر ٹھوس انداز میں اٹھایا اور اقوام متحدہ اور OIC سمیت بڑے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر کشمیریوں کے لیے بھرپور حمایت حاصل کی۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور طاقت کے زور پر انہیں زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انفارمیشن سروسز اکیڈمی اسلام آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن کے زیر اہتمام تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ تفصیل صدف افضل سے۔ تصویری نمائش اور تقریب کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف آواز اٹھانا اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ مہمان خصوصی سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ نئی نسل کو کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے نہ صرف اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی ادا کرنا ہے کہ جو انڈیا چاہتا ہے کرنا ان کو اپنے مضمون ارادے ہیں اس میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کی ڈائریکٹر جنرل سمینہ فرزین اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل ارشد منیر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں مختلف اسکولوں کی طالبات نے تقاریر کی اور کشمیریوں کی جدوجہد کے ترانے پیش کیے، جبکہ بھارتی مظالم پر ڈاکیومنٹریز بھی دکھائی گئیں۔ ہم بار بار اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن ہے قائم نہیں ہو سکتا جس وقت تک یہ مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق حل نہیں پاتا۔ میں ایز اے طالب علم زیادہ کچھ تو کر نہیں سکتی، لیکن میں پوری کوشش کروں گی میں آواز اٹھاؤں اس مسئلے پہ اور ان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے۔ تصویری نمائش میں اسلام آباد کے مختلف اسکولوں کی طالبات نے حصہ لیا۔ ہماری نوجوان نسل پرعزم ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کی ہر جدوجہد میں ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام 8 مقام سے چلنے والا یکجہتی جموں کشمیر پیدل مارچ دارالحکومت مظفر آباد پہنچ گیا۔ لائن آف کنٹرول کشمیر اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے مرکزی شہر 8 مقام سے گزشتہ روز شروع ہونے والا پاسبان حریت کے زیر اہتمام یکجہتی جموں کشمیر مارچ کے شرکاء کا قافلہ 8 مقام کنڈل شاہی، جورا بانڈی، میرپورہ، باڑیاں، سیماری، چلیانہ، نوسدہ، نوسیری اور پٹکا سے ہوتا ہوا مظفر آباد پہنچا۔ آج کا یہ جو پیدل مارچ ہے، دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے بزرگوں، جوانوں اور خواتین کو اور بچوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ان کی دکھ، ان کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں، ہم ان کی پریشانیوں کے اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور اہلیان پاکستان و آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اپنے 1 کروڑ اور 30 لاکھ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہماری وہاں 1.5 لاکھ قربانیاں دی ہیں ہمارے کشمیر کے بھائیوں نے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی جانی مالی قربانی دیں گے۔ ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ قافلے کے شرکاء نے شدید سردی کے باوجود لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ رات گئے تک پیدل مارچ کیا۔ یکجہتی مارچ کے شرکاء نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سیماری اور چلیانہ کے مقام پر بھارتی فوجی چوکیوں کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ شرکاء نے ریاستی پرچم لہرا کر پاکستان، کشمیر اور شہدائے کشمیر کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ اس دوران لائن آف کنٹرول کشمیر، پاکستان اور آزادی کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی۔ یکجہتی کشمیر مارچ مظفر آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ پاک بحریہ کے جہاز PNSF نے ریجنل میری ٹائم پیٹرولنگ کے دوران سری لنکا کی بندرگاہ کولمبو کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق بندرگاہ آمد پر میزبان بحریہ کے افسروں اور پاکستانی سفارتی حکام نے PNSF کا استقبال کیا۔ دورہ کولمبو کے دوران PNSF کے کمانڈنگ آفیسر نے سری لنکن بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول 2 طرفہ باہری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PNSF نے سری لنکن بحریہ کے ہمراہ مشترکہ مشق میں بھی حصہ لیا۔
پاک بحریہ کے جنگی جہاز ریجنل میری ٹائم پیٹرولنگ کے لیے باقاعدگی سے تعینات کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد بحری سلامتی اور سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت کو محفوظ بنانا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کی ملکیتی جائیداد کے حوالے سے امریکی ادارے JLL کے ساتھ مالیاتی مشاورتی خدمات کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر نے تاریخی ہوٹل کو جدید ترین معیار کے مطابق تیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مالیاتی مشاورتی کنسورشیم کی صلاحیت اور مہارت پر بھی اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا تاکہ بہترین ممکنہ شراکت داروں کو تلاش کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ نگران حکومت نے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت عبادت سے کم نہیں، ہمارے ڈاکٹرز محنتی اور پروفیشنل ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپ گریڈڈ ہسپتالوں کی اونرشپ لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے CPSP کے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدور کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کاروبار کے فروغ کے لیے پنجاب کے بڑے شہروں میں بزنس سہولت سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان سینٹرز پر صرف 2 ہفتے میں تمام NOCs کا اجرا یقینی بنایا گیا ہے۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 100 سے زائد NOCs ایک چھت تلے برق رفتاری سے جاری کیے جاتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ صوبائی محکموں کے ساتھ وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز بھی بزنس سہولت سینٹرز میں قائم کیے گئے ہیں۔ آسٹریلوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا کی کتاب زبان یار من ترکی کی تقریب رونمائی لاہور میں ہوئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، یہ کتاب اس کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان یار من ترکی محض ایک کتاب نہیں بلکہ 2 قوموں کے درمیان موجود بے پناہ محبت، احترام اور باہمی اشتراک کی زندہ مثال ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں حکومتیں اپنے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں، بحیثیت گورنر عوام کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں شہریوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران کامران ٹسوری نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ ہر شہری کو اس کا حق ملے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک میں غریب اور لاچار افراد کی مدد کے لیے صاف اور شفاف طریقے سے کام کر رہا ہے۔ خواتین کو احترام، ادب اور عزت کے ساتھ ان کے گھر کی دہلیز پر امدادی رقم مل رہی ہے۔ BISP کے چیئرمین ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ادارہ ملک میں مختلف پروگرامز کے ذریعے غریب، یتیم اور بیواؤں کی مدد کر رہا ہے۔ رقم کو شفاف طریقے سے غریبوں تک پہنچانا نگران حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ افغانستان اور مغربی ایشیا رحیم حیات قریشی نے وزارت خارجہ میں چین کے خصوصی ایلچی افغانستان یو یاو ینگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ نے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے لیے بہتر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رحیم حیات قریشی نے پرامن، مستحکم اور خوشحال خطے کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے کردار کو اجاگر کیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں سینڈک کے مقام پر کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ کے سیمولیٹر کی سالانہ تقریب ہوئی۔ تقریب کا مقصد سونا بنانے والی بھٹی سیمولیٹر کو روشن کر کے کام کا آغاز ہے۔ اس موقع پر کمپنی کے صدر تھین جون نے افسروں اور ملازمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ MRD پاکستان اور چین کی دیرینہ دوستی کی مثال ہے۔ منصوبوں سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ اس موقع پر ملازمین نے پاک چین دوستی کے نعرے بھی لگائے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ اس دوران بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور برف باری بھی متوقع ہے۔ چند مقامات پر یالہ باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے جو کہ کچھ یوں رہی۔ سب سے پہلے بات کریں گے کالام کی، یہاں کم سے کم درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لہ میں -12، مالم جبہ -7، گوپس -5، جبکہ اسکردو میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت
1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7, कराची 19, पेशावर 2 जबकि कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।